नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज एक बार फिर मैं लेके आया हूं एक बेहतरीन फंड का विश्लेषण करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उस फंड में ऐसी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खासियतें हैं जिसकी वजह से आप उसमें निवेशित रह के इस दौर में भी जहां पे काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी अनिश्चितता है, आप अपने फंड को न सिर्फ सुरक्षित रख सकते हैं, बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड की। ये एक टॉप नॉच फंड है जिसमें बहुत सारे टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और इसका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 सालों का CAGR करीब 17% का बनता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री में कि CAGR का मतलब हर साल आपको 17% की कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस फंड की खूबियां क्या है, इसको आपको क्यों निवेशित करना चाहिए और इस टर्बुलेंट टाइम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फंड को आगे कैसे चलाया जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत किससे करेंगे? इस फंड के फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर से। श्रेयस के पास एक लंबा अनुभव है, 18 साल से इस इंडस्ट्री में है। इससे पहले IDFC कैपिटल में, JP मॉर्गन में काम कर चुके हैं, BNP पारिबा का फंड मैनेज कर चुके हैं। तो एक लंबा अनुभव है इनके पास इस तरीके के फंड्स को मैनेज करने का। तो श्रेयस से समझा जाएगा कि इस फंड में कोई क्यों निवेशित रहे और कोई नया पैसा क्यों डाले। श्रेयस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयस, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर इस खास शो में, फायदेमंद फंड्स में। तो श्रेयस, एक बेहतरीन फंड है। बेहतरीन मैं शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इसका जो CAGR है वो वाकई बहुत बढ़िया है। 17% का CAGR अच्छा माना जाता है और अपने इंसेप्शन से लेकर के आज तक भी इसने बढ़िया रिटर्न यहाँ पे कमा के दिए हैं। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि फंड पे जाने से पहले कि इस समय जो मार्केट का सिनेरियो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ प्ले हो रहे हैं। एक तरफ वॉर सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ US में बहुत उथल पुथल है, सप्लाई साइड की दिक्कतें आ रही हैं। तो इस सिनेरियो को पहले हमारे दर्शकों को समझाइए मार्केट के। जरूर। सबसे पहले धन्यवाद ये शो पे हमें बुलाने का। ये लास्ट 2 साल एक्चुअली ओवरऑल मैक्रो के लिए इंडिया के और इवन वर्ल्ड के, एक्चुअली वर्ल्ड की वजह से ही ज्यादातर हो रहा है, इंडिया स्पेसिफिक इसमें बहुत कम चीजें हैं कि 2 बड़े इवेंट हुए जिसकी वजह से जो आपने एक वर्ड यूज किया, सप्लाई कंस्ट्रेंट। समहाउ उसके ये 2 साल के पहले सप्लाई कंस्ट्रेंट ये वर्ड हम कभी यूज नहीं करते थे। उसके पहले डिमांड ज्यादा है, नहीं है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी हुआ नहीं। पर लास्ट 2 साल में 2 इवेंट हुए। पहला पैंडेमिक और उसके बाद ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्लूडिंग वॉर सिचुएशन इन यूक्रेन और रशिया के बीच। अभी इसकी वजह से ये जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा कमोडिटीज में, बहुत ज्यादा केमिकल्स रही बोलिए या फिर इवन एग्री में भी बहुत जगह पे ये चीज दिखाई पड़ी। इसके अलावा एक चाइना +1 एज अ थीम भी निकली थी और उसके हिसाब से बहुत सारे कंपनीज ग्लोबली अगेन जो अपने सप्लाई चेन में एडिशनल कंट्रीज ऐड करने की कोशिश की। तो देवेश, मैं ये समझा रहे थे कि किस तरीके से सिनेरियो बना। अब मैं थोड़ा सा इस फंड के बारे में आपको बताऊं कि इस फंड में जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें बैंकिंग और फाइनेंस आते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी है, इसमें कंजम्पशन वाले कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स भी ठीक ठाक पोर्टफोलियो में रखे गए हैं। तो एक बढ़िया से गुलदस्ता बनाया गया है जिसमें टॉप क्वालिटी के शेयर्स इसमें है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फंड की विवेचना करूं, थोड़ा सा और समझते हैं ग्लोबल मार्केट के। देवेश, आप हमें समझा रहे थे कि जिस तरह के सप्लाई कंस्ट्रेंट और वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उसमें कैसे प्लेस करें अपने आप को? तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत सालों के बाद लास्ट 2 साल में कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उसमें उसके 2 तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली इंडिया कंजम्पशन स्टोरी में। एक कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट में इम्पैक्ट हो सकता है। और दूसरा, अगर उन्होंने पास ऑन किया कंज्यूमर को तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो जिसे डबल वैमी बोलते हैं, वो सिचुएशन का
का इधर हमें देखा गया है, जो इंडिया में भी है और वर्ल्ड में भी है। बट इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हम इंडिया की बात करेंगे इसमें। तो जो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है उसका दो इम्पैक्ट कंपनीज पे होता है, एक है प्रॉफिट मार्जिन कम होना और दूसरा डिमांड कम होना, अगर उन्होंने पास ऑन किया तो इसीलिए यहाँ से हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां इसे फिर भी पास ऑन कर पाएगी और फिर भी ग्रो कर पाएंगी, और अगर इन्होंने पास ऑन नहीं किया तो फिर उनके मार्जिन पे और डिमांड पे कैसा इम्पैक्ट आएगा। तो ये दो चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लास्ट 2 साल में बढ़ गया है। और इसमें बता रहा था ये इसके पीछे जो फैक्टर्स है सप्लाई कंस्ट्रेंट के, वो इतने इजी फैक्टर नहीं है। जैसे आपने इनिशियली भी एक बात की थी इंटरेस्ट रेट की, तो यूएस में जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आशंका है और इन्फ्लेशन ज्यादा होने से इंडिया में भी बढ़ सकते हैं, उसका भी एक लोग बोलते हैं कि बढ़ सकते हैं। पर हमेशा क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है, जो डिमांड लेड होता है, उसमें आपके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है वो जल्दी काम कर जाते हैं। पर इस बार आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से है और मोर सो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से है। वो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी से उतना इफेक्टिवली कंट्रोल हो पाएगा या नहीं, वो अभी टाइम ही बता पाएगा। और इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस है, जिसके लिए हम एज ए इन्वेस्टर एवरीवन सब उसको देख रहे हैं कि उसके आउटकम क्या आएंगे। अब आपके फंड की बात करते हैं। अपने फंड में आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे काफ़ी निवेश किया है, करीब 37% का एलोकेशन आपने उनकी तरफ किया है, आईटी में करीब 19% का किया है और कंज्यूमर सर्विसेज पे भी 9% का। ये 3 टॉप सेक्टर्स आपके हैं, जिसमें से 2 सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और आईटी दोनों ही इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्टेड होते हैं और आईटी तो हाई ग्रोथ माना जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक रखा आपने? बैंकिंग का क्या है कि इंटरेस्ट रेट से तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, पर बैंकिंग का जनरली आप जब ग्रोथ देखेंगे तो ऐसा है कि बैंकिंग की ग्रोथ जो होती है कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ से या फिर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ से। अभी इंडिया में कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ तो लास्ट 5 साल से स्लो ही चल रहा है और वो यहाँ से ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद ज्यादा है नहीं। पर हमने हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पोर्टफोलियो है उसमें रिटेल क्रेडिट ग्रोथ वाले ड्रिवन स्टॉक रखे हैं, यानी जो कंपनीज या जो एनबीएफसी या बैंक को रिटेल क्रेडिट ग्रोथ से फायदा हो सकता है वैसे ही स्टॉक में निवेश करने की हमने कोशिश की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल में प्री पैंडेमिक तक, अभी पैंडेमिक की वजह से रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में हमने देखा कि गिरावट आई थी, पर प्री पैंडेमिक रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 12 से 13% CAGR से चल रही थी। और अगर ये पैंडेमिक का इम्पैक्ट जैसे एवरीवन सब लोग अभी ये होप कर रहे हैं कि ये एंडेमिक हो, ये थर्ड वेव, तो अगर वो जो सही में एंडेमिक रहा तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ वापस आ सकती है। तो जनरली बैंकिंग पोर्टफोलियो जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो है वो उसके लिए रखा गया है। तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा, पर जनरली आप ओवर अ साइकिल ओवर 2-3 क्वार्टर ये पास ऑन हो जाता है। और दूसरा आपने पूछा आईटी में, मैं चूंकि बैंकिंग है तो आपने एक्सप्लेन किया, आईटी में एक मुश्किल ये कि हम लोग निवेश, आपके फंड ने निवेश किया है भारतीय आईटी कंपनीज पे और यूएस से इनको या यूरोप से बहुत कारोबार आता है, लेकिन यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने जा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ की ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई। तो एक तरफ हमको हमारी करेंसी थोड़ी वीक हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उसका फायदा मिल सकता है इन कंपनीज को, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो फायदा तब ज़्यादा रियलाइज होगा जब वहाँ पे ग्रोथ भी है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ बढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ जो एकदम इस समय बहुत तेज चल रही है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। तो कैसे फायदा उठाएंगे? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है, उसकी वजह से आईटी की डिमांड स्लो होने से ज्यादा उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि
जो रिसेंट ट्रेंड है लास्ट 2 साल की, वो डिजिटाइजेशन ट्रेंड है, वो जिसमें क्लाउड हो या फिर सोशल हो, और जेन्युइनली अभी आईटी इज ड्राइविंग बिजनेसेस एवरीवेयर, तो सब जगह पे आईटी ही ड्राइव कर रहा है। तो वो जेन्युइन डिमांड लास्ट 2 साल से आई। पर आपके जो रिस्क पैरामीटर है, उसमें एक रिस्क पैरामीटर नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि अगेन वॉर लाइक सिचुएशन। अभी इसमें यूएस से ज्यादा शायद अगर यूरोपियन कंपनीज ने बोलना शुरू किया कि नहीं, अभी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से स्लो डाउन हो सकता है, फिर डिले हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलरली देखें तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली रिसेंटली सबसे बड़े बैंक यूएस ने एक्चुअली उनका कॉस्ट टू इनकम जो बोलते हैं वो उन्होंने बढ़ाया, और उसका रीजन ये था कि उनको आईटी में ज्यादा स्पेंड करना है, और उनको भी दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, फिर भी वो स्पेंड कर रहे हैं। तो वो ट्रेंड तो चालू है, उसमें शायद थोड़ा बहुत डिले मेरे हिसाब से यूरोप में आ सकता है। अभी तक उसका कोई हमने दिखा नहीं है, साइन देखा नहीं। अच्छा श्रेयस, आपके चूंकि टॉप 3 सेक्टर हम लोगों ने इसमें देखे, और कई उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में है, एक बहुत ही बढ़िया आपने एक बुके बना रखा है। इस करंट सिचुएशन को देखते हुए, या आपके मन में कोई और हो, तो इस पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होने वाला है एलोकेशन के हिसाब से, या एज इट इज रहेगा ये? जनरली ये 3 थीम जो आपने सही में आइडेंटिफाई की है हमारे पोर्टफोलियोज में, तो एक है बैंक रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, जिसमें जो हमने अपने बैंकिंग में देखा। दूसरा है रिटेल इंडस्ट्री। एक्चुअली आप देखोगे कि हमारे पोर्टफोलियो में रिटेल इंडस्ट्री अच्छा एक्सपोजर है, तो ये दूसरा सेगमेंट है। और तीसरा आईटी, जो बेसिकली लास्ट 3 जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, वो ये 3 सेक्टर्स के और ये 3 ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए पकड़े गए हैं। अभी इसमें चेंजेस अगर करने हैं तो कॉल यानी वो वॉर एस्केलेट होता है कि नहीं, तो ऐसे बिकॉज वो सब आउटकम में क्या होगा कि कुछ स्टोरीज में डिले होने की आशंका होती है, तो उसके अभी थोड़े बहुत चेंजेस अगर करने पड़े तो, पर कंसिडरिंग करंट सिचुएशन, अगर क्रूड ऑयल 100 के नीचे आता है तो फिर ऐसा कुछ बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्रूड ऑयल सस्टेनेबली 130-140 रहता है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन स्टोरी पे उसका इम्पैक्ट आ ही जाता है। ओके अच्छा श्रेयस, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रहा था कि ईवी की थीम आपने नहीं पकड़ी क्या, जो आजकल बहुत फैशनेबल है, बड़ा नए, हालांकि ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए आइडेंटिफाई करना है बड़ा मुश्किल है कि कौन सी ईवी की रियल थीम है या रियल स्टॉक है जिसको प्ले करें, लेकिन आप लोग जो फंड मैनेजर हैं आपके लिए आसान होता है इसको आइडेंटिफाई करना, तो उसको नहीं शामिल किया आपने? ईवी के थीम में 2-3 चीज है। एक है ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, हमसे बोलते हैं कि कार बनाने वाली कंपनी या फिर 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, और दूसरा है ऑटो के एंसिलियरीज। तो अभी ओईएम आप देखेंगे 2 व्हीलर में इतनी सारी ओईएम कंपनीज है, तो उसमें से आप कौन सा चूज करोगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कौन विनर रहेगा इसमें। और ये बहुत जल्दी है कि हम बोले कि ये कंपनी ही विनर है। इसमें 20, 25, 30 से ज्यादा ही कंपनी है उसमें, तो वो चलो रिलेवेंट आप पकड़ो कि 10-15 है, पर फिर भी नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अभी से जाके बेट करें कि ये कंपनी की विनर रहेगी। और 4 व्हीलर में भी अभी तक पिकअप होना बहुत दूर है, तो एक आध दूसरी कंपनी है जिसमें हमारे थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया होगा, पर हम लोग जनरली ओईएम से ज्यादा एंसिलरी के थ्रू प्ले करना प्रीफर करते हैं, तो इसलिए उसके एसोसिएटेड कंपनीज मिड कैप फंड में रहती है, क्योंकि वो सारे जनरली मिड कैप सेगमेंट में आ जाती है, तो मिड कैप फंड में एक्सपोजर थ्रू एंसिलरीज दिखता है, वाइल लार्ज कैप में नहीं दिखता है। बट ये थीम में भी एक हमें ध्यान रखना चाहिए अभी, क्योंकि अभी ये जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुआ उसमें बहुत सारे बैटरी रिलेटेड केमिकल का भी प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स आजकल आपने भी देखे होंगे कि बैटरी के प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़े ही है। एक बेहतर ईवी प्ले ढूंढना फंड लेवल पे शायद अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलिए एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो शेयर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फंड की जो ग्रोथ है, CAGR जो हमने आपसे जिक्र किया कि 5 साल में 17% की है, इसको मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा,
और साथ ही क्या कोई और नई थीम उनके रडार पे है जो आज नहीं तो कल वो अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहेंगे? स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की, और हमारे साथ हैं फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर। हमने फंड के बारे में जाना, फंड के एलोकेशन के बारे में समझा, उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स रखे हैं, कहाँ पे टॉप होल्डिंग है उसको समझा, और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल सा सवाल जो सारे दर्शक और म्यूचुअल फंड के पोटेंशियल इनके निवेशक ये जानना चाहते हैं कि श्रेयस, जो अब तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 17-18% का CAGR आपने पिछले 5 साल में मेंटेन रखा है, लास्ट ईयर भी आपने इतने टर्बुलेंट मार्केट में भी 12-13% का CAGR दिया है, तो क्या ये आगे भी बरकरार रहेगा या करंट सिचुएशन देखते हुए? जनरली हमने ये पाया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न्स होते हैं वो नॉमिनल GDP ग्रोथ प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज में आते हैं। तो नॉमिनल GDP ग्रोथ को ध्यान रखते हुए हमें हमेशा कॉल ये लेना पड़ेगा कि नॉमिनल GDP ग्रोथ इंडिया में कितनी रहेगी। वो अगर 11-12% के करीब रही तो जनरली निफ्टी यानी लार्ज कैप इंडाइसेस उसके अराउंड रिटर्न देते हैं, और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फंड पोजिशनिंग इंडिविजुअल फंड उसके ऊपर प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज रिटर्न आते हैं। तो वो चीजें तो लॉन्ग टर्म नॉमिनल GDP ग्रोथ के ऊपर फोकस करके हम लोग जनरली कॉल लेते हैं कि ये फंड कितना रिटर्न दे सकता है। अभी नॉमिनल GDP ग्रोथ कितना करेगी वो बहुत ही डायनामिक सिचुएशन रहता है, पर वो चीज इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखे। एंड स्पेशली आपने एक क्वेश्चन पूछा लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंसीडरिंग जब बहुत ज्यादा रैली हो जाती है 1-2 साल में, तो जनरली टेंडेंसी रहती है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की तरफ मार्केट मूव होना शुरू होता है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरली क्लोजर टू आपके नॉमिनल GDP ग्रोथ के करीब ही रहता है। जी, तो ये एक्सप्लेनेशन है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको 15-16% का भी CAGR मिलता तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। श्रेयस, संक्षेप में बताइए कोई नई थीम, कोई नया सेक्टर, कोई नया आइडिया आप लोग जिस पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो फ्यूचर में आपके फंड में ऐड हो सकता है? तो उसमें से एक आपने ही ट्रेंड पकड़ी है और बताई थी EV की। तो सारे डिसरप्शन आप देखेंगे कि कोई भी सेक्टर में डिसरप्शन है तो उसके वो बेसिकली एग्जिस्टिंग कंपनीज को हर्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनीज उसकी माइग्रेट कर पा रही है कि नहीं न्यू ऑर्बिट में, वो देखना पड़ता है, और दूसरा वो सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट है कि। तो जैसे EV में आपने ही नोटिस किया था, तो EV में OEMs हो या फिर ऑटो एंसिलरीज हो, वो सेगमेंट जरूर देखते हैं। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में बैटरी केमिकल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की आशंका है। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा PLI स्कीम भी ला रही है। तो उसकी एसोसिएटेड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में China + 1 अभी आ जाता है, तो वो अक्रॉस सेक्टर परकोलेट कर रही है, वो केमिकल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। और उसके अलावा ऑन द ई-कॉमर्स साइड, जहाँ पे जिसे आजकल ओमनी चैनल रिटेलिंग इज अ बेटर वर्ड, कि जहाँ पे ब्रिक एंड मॉर्टर भी रिटेलिंग हो और साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी हो। तो वो स्पेस में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स दिखी है, और थोड़े बहुत IPO आई भी है ये स्पेस में। वो बात अलग है कि उसके वैल्यूएशन ज्यादा है नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल्स इसमें उभर के आ रहे हैं। तो ये 3-4 जगह पे डेफिनेटली हम फोकस करते हैं कि एट अ प्राइस अगर कुछ मिले तो ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, न्यू एज टेक्नोलॉजीज बिजनेसेस जो है श्रेयस के रडार पे है, और कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो इसमें ऐड कर सकते हैं। श्रेयस, एक और छोटा सवाल कि अब जो नए निवेशक इस वक्त मार्केट में आना चाहते हैं और आपके फंड की तरफ वो देखें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जनरली जब आप लार्ज कैप फंड की तरफ देखते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नॉमिनल GDP ग्रोथ के करीब होने चाहिए। और जनरली एंड जब हमारे फंड की बात आती है तो हम लोग जनरली फोकस करते हैं क्वालिटी और ग्रोथ एज ए इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी पे, और
और इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म क्वालिटी सस्टेनेबल बेसिस में कंजम्पशन एज अ थीम में दिए है, तो इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो उसके अराउंड ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये फ्यू पॉइंटर्स है हमारे पोर्टफोलियोज के बारे में। बिल्कुल श्रेयस, एक लाइन में बताइएगा, आप वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्रोथ पे? हम ग्रोथ पे ही फोकस करते हैं, हमारा फिलोसफी इज क्वालिटी एंड ग्रोथ। ग्रोथ इज द लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि इस फंड में क्या है और क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फायदेमंद फंड्स में आज इतना ही, और हमने डिस्कस किया एक्सिस ब्लू चिप फंड को। एक बेहतरीन फंड है और जिस तरीके से इसने 5-6 सालों में रिटर्न दिए हैं वो बहुत ही बेहतर कहे जाएंगे एज पर इंडस्ट्री नॉर्म और मोर देन एवरेजेस है। तो आप इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अपने सलाहकार से आप मदद जरूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।